दोस्तों, कलकत्ता का रहने वाला रवि अपनी बहन रजनी के मना करने के बावजूद वो अक्सर कमाटीपुरा जाया करता। बहन अपने भाई रवि को बहुत समझाती कि देखो भाई, तुम जहाँ जा रहे हो वो जगह सही नहीं, अच्छी नहीं है। लेकिन रवि अपनी बहन रजनी की एक नहीं सुनता है और वो हर रात कमाटीपुरा जाया करता है। बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। वो अपने भाई को बहुत समझाती है क्योंकि रजनी जिसका केवल एक ही भाई रहता है और उसकी 4 बहनें रहती हैं। अब ऐसे में रजनी को अपने भाई रवि की चिंता सताती, इसलिए वो अपने भाई से कहती है कि देखो भैया, हम मम्मी को बता देंगे अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगे। लेकिन रवि रजनी की एक नहीं सुनता है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक रजनी के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। रजनी अपने भाई रवि को फ़ोन लगाती है, लेकिन चूंकि रवि उस जगह गया रहता है जहाँ की लोग अक्सर जाया करते हैं। अब ऐसे में रवि जिसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, इसलिए नॉट रीचेबल बता रहा होता है। रजनी लगातार अपने भाई रवि को फ़ोन लगाती है, लेकिन रवि उसका फ़ोन नहीं उठाता। अब किसी तरीके से रजनी अपने पापा को लेकर के सिटी हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर रजनी से कहते हैं कि आप तुरंत पैसे जमा कर दीजिए, आपके पापा का ऑपरेशन होगा और ये ऑपरेशन बड़ा है, इसलिए 6 लाख रुपए आपको अभी लाने होंगे। और रजनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो डॉक्टरों को दे सके और अपने पापा का ऑपरेशन करवा सके। रजनी डॉक्टरों को 2 लाख रुपए दे देती है और कहती है कि देखिए डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, बाकी पैसे मैं आपको अरेंज करके दे दूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, 2 लाख में क्या होता है, हमें पूरे पैसे चाहिए, बिना पूरे पैसे मिले हम आपके पापा का ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसके बाद रजनी के बहुत कहने पर डॉक्टर रजनी की मान लेते हैं। रजनी 2 लाख रुपए डॉक्टर साहब को दे देती है। इसके बाद उसके पापा का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। अब ऐसी सुबह तक ऑपरेशन चलता रहता है। रजनी और उसके परिवार का रो रो करके बुरा हाल रहता है। वो लोग रवि को फोन लगाते, नंबर सुबह भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। सुबह का जैसे 8 साढ़े 8 बजता है, ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकलते हैं। रजनी और उसके परिवार वाले दौड़ करके डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हमारे पिता जी बिल्कुल ठीक है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं, अब उनकी तबीयत कैसे है। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए, घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, वक्त पर हम लोगों ने आपके पिता की जान बचा ली। अब आपके पिता खतरे से बाहर है, लेकिन अभी आप लोग उनसे मिल नहीं सकती हैं। 2 दिनों बाद जब उन्हें होश आएगा तो आप लोग उनसे मिल लीजिएगा। अब इधर रजनी बहुत खुश होती है, वो अपनी माँ को बताती है फ़ोन पर। माँ भी बहुत खुश होती हैं क्योंकि रजनी की माँ, जो कि पैरों से चल नहीं सकती हैं, वो विकलांग रहती हैं, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं गई थी। घर पर उनका भी रो रो करके बुरा हाल रहता है। वो अपनी बेटियों से कहती है कि ठीक है, हमारा मन बहुत घबरा रहा है, तुम लोग घर चले आओ। रजनी कहती है कि देखिए मम्मी, हम तो घर नहीं आ सकते हैं, बाकी बहनों को घर भेजते रहें, क्योंकि यहाँ पापा की देख रेख के लिए हमें कोई चाहिए होगा। इसलिए रजनी हॉस्पिटल में रह जाती है, उसकी बाकी बहनें घर चली जाती हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन 3 दिन हो जाने के बावजूद भी रजनी के पिता को होश नहीं आता है। वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, हमारे पापा को तो होश नहीं है, आपने बोला था 2 दिन। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे में 2 से 3 दिन लग सकता है, थोड़ा और इंतजार करो, घबराओ नहीं। डॉक्टर के कहने पर रजनी इंतजार करती है कि उसके पापा को कब होश आएगा, लेकिन ऐसे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है, रजनी को होश नहीं आता है। वो डॉक्टर से पूछती, डॉक्टर कहते हैं पापा खतरे से बाहर हैं, उन्हें होश आ जाएगा। लेकिन ऐसे ही करते करते 10 दिन से ज़्यादा हो जाता है, रजनी के पिता को होश नहीं आता। अब रजनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर माजरा क्या है। इधर वो अपने भाई को फ़ोन लगाती है, लेकिन रवि उसका फ़ोन नहीं उठाता है। रवि का नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। बहन को कुछ समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, दूसरी तरफ उसका भाई का 10 दिन से कुछ भी अता पता नहीं, उसके भाई का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। रजनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कैसे इन दोनों सिचुएशन से निपटे और उससे बाहर निकले। पिता हॉस्पिटल में है, भाई लापता है, 10 दिनों से उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रजनी के पिता को होश नहीं आता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन वो डॉक्टर की केबिन में जाती है और उनसे काफ़ी ज़्यादा बहस कर लेती है। डॉक्टर रजनी के पिता को हॉस्पिटल से ही निकाल देते हैं। रजनी काफ़ी ज़्यादा तमाशा करती है, वो मीडिया वालों को बुलाती है, मीडिया वाले आते हैं। वो बाकायदा उस हॉस्पिटल का वीडियो चला रहे होते हैं जिसमें एक व्यक्ति को केवल पैसों के नाम पर ठगा जा रहा था। रजनी, जिसके पिता की मौत हो चुकी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हॉस्पिटल वाले रहते हैं वो रजनी से ये कह करके पैसे वसूल रहे थे और बेड पर रखे हुए थे कि उसके पिता को
होश आ जाएगा, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है, रजनी के पिता को होश नहीं आता है। इधर हॉस्पिटल वाले लगातार पैसे बना रहे होते हैं। परिवार वाले जो कि इस चीज़ से अनजान रहते हैं कि उसके पिता तो उस दिन ही इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने झूठ बोला था कि उनके पिता जीवित हैं और उन्हें जल्दी होश आ जाए। लेकिन जैसे ही मीडिया के द्वारा ये मामला पुलिस वालों तक पहुंचता है तो उसको हथकड़ी लगा करके जेल ले जाते हैं, हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है। इधर रजनी, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक उसके साथ क्या हो गया, उसके पिता तो जीवित थे तो फिर आखिर उसके पिता की मृत्यु कैसे हो गई। वो अपने पिता को उठा रही थी, अपने पिता को जगा रही थी, लेकिन उसके पिता ना तो कुछ बोल रहे थे और ना ही वो उठ रहे थे। रजनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अब पुलिस वाले शव को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। कुछ घंटे बाद पुलिस वालों के सामने ही रजनी के पिता का अंतिम संस्कार होता है। बेटियां अपने पिता को मुख अग्नि देती हैं, लेकिन रजनी चुपचाप खड़ी रहती है। मां के बहुत कहने पर रजनी भी अपने पिता को किसी तरीके से मुख अग्नि देती है, क्योंकि आज तक तो रजनी अपने पिता को जीवित समझ रही थी। जब उसे अचानक पता चला कि जिस पिता के होश में आने का वो इंतजार कर रही है, जिस पिता से वो बात करने के लिए बेताब है, उस पिता की तो मृत्यु उसी दिन हो चुकी थी जिस समय वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर के आई थी। रजनी पूरे तरीके से टूट जाती है। कई दिनों बाद उसे होश आता है, वो खुद को संभालती है और फिर घर की जिम्मेदारियों में लग जाती है, क्योंकि वो अपने पिता को खो चुकी थी और वो अपने माँ और भाई बहनों को नहीं खोना चाहती थी। इधर रवि, जो इतने दिन हो जाने के बावजूद भी ना तो वो घर पहुंचता है और ना ही अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाता है। बहन को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके भाई रवि के साथ क्या हुआ है। वो सीधे थाने जाती है और अपने भाई रवि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस वाले, जो कि रजनी को और उसके परिवार को अच्छे से जान चुके थे, वो रजनी के साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं और रजनी से कहते हैं कि देखिए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पिता के साथ जो हुआ, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। माफ़ी मांगने से क्या होता है, हमारे पिता तो इस दुनिया से चले गए। अगर आप लोग शहर में खुलने वाले हॉस्पिटल की जाँच पड़ताल करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये हॉस्पिटल केवल लोगों से पैसे ऐंठने के लिए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। यहाँ के डॉक्टर्स भी नकली हैं, हॉस्पिटल भी नकली है। अब पुलिस वाले बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं। शहर में चप्पे चप्पे पर हॉस्पिटल खुल रहा है, ऐसे में अगर कोई हॉस्पिटल अपना रजिस्ट्रेशन ना करवाए तो हमें भी नहीं पता चल पाता है कि इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अब जैसे रजनी ये सुनती है तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इधर पुलिस वाले रजनी के भाई को ढूंढने में लग जाते हैं। जैसे ही रजनी के भाई रवि की लोकेशन पुलिस वालों को मिलती है, जो कि कमाटीपुरा की रहती है, पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं। अब वो रवि को वहां पर खोज रहे होते हैं, लेकिन रवि कहीं भी नहीं मिलता है। पुलिस वाले जब वापस लौट रहे होते हैं तो रवि का नंबर ऑन हो जाता है। जैसे ही रवि का मोबाइल खुलता है, पुलिस वालों को एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। अब पुलिस वाले बाहर निकल आते हैं, वो फिर से अंदर जाते हैं और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां की रवि मौजूद होता है। पुलिस वाले किसी तरीके से कमरे में घुसते हैं और कमरे के नीचे एक तहखाना बना होता है। जब वो उसमें जाते हैं तो रवि को देख करके उनके होश हो जाते हैं, क्योंकि रवि के कपड़े जो कि कमरे में बिखरे पड़े रहते हैं। अब जब रवि जैसे ही पुलिस वालों को देखता है तो वो पुलिस वालों से लिपट करके रोने लगता है। पुलिस वाले रवि को तहखाने से बाहर निकालते हैं और इसके बाद जो वहाँ की मालकिन रहती है उसे अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। कमाटीपुरा की मालकिन पर 1 साल तक मुकदमा चलता है। वो दोषी पाई जाती है। इसके बाद उसे 7 सालों की सजा हो जाती है। अब वो जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रही है। इधर जैसे रजनी को पता चलता है कि इतने दिनों से उसके भाई रवि को वहाँ पर कैद करके रखा गया था और वहाँ की महिलाएं बारी बारी से रवि के साथ वो सब कुछ कर रही थी जो कि वो उससे करना चाहती थी। जैसे बहन को ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने भाई के लिए। जैसे ही रवि घर आता है तो बहनें अपने भाई को देख करके फुट करके रोने लगती हैं। जब रवि को पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं, तो रवि पूरे तरीके से टूट जाता है। वो बोलना बंद कर देता है, गुमसुम रहने लगता है। बहनें अपने उदास भाई को देखती हैं तो वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, क्योंकि रवि अपनी बहनों में सबसे छोटा रहता है। वो अपने भाई से हंसी मजाक करती हैं, उसे चुटकुले सुनाती हैं, लेकिन रवि उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। अब बहनों को तो कुछ समझ में नहीं आता है। एक और वो अपने पिता खो चुकी हैं, वो नहीं चाहते कि उनका भाई भी जिसे कुछ हो जाए और वो ये दुनिया छोड़ करके चला जाए, क्योंकि पिता के जाने से परिवार बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब ऐसे में रजनी पूरी कोशिश करती है कि उसका भाई पहले की तरह ही हंसने खेलने और बोलने लगे। वो अपने भाई से पूछती है कि भाई क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों रहते हो। रवि कहता है कि
देखो रजनी, मैं पहले अक्सर कमाटीपुरा जाया करता था। वहाँ की महिलाएं मेरे साथ वो सब कुछ करती थीं जो कि मुझे चाहिए था। मैं हर दिन स्वर्ग की सैर पर चला जाता था। लेकिन जब से उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे तहखाने में कैद कर लिया, तब से मैं पूरे तरीके से टूट गया हूँ। मैं उन्हें अपना दोस्त समझता था, लेकिन उन लोगों ने ही मेरे पीठ पर छुरा घोंप दिया। मैं ऐसी भला दुनिया में जी कर के क्या करूँगा जहाँ पर लोग इतने बुरे हैं और आपके पीठ पीछे वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इंसानी चेहरों के पीछे तो जानवर छुपे हुए हैं। ऐसे में मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता जहाँ चेहरे के पीछे चेहरे लगे हुए हैं। जब बहन अपने भाई की ये बातें सुनती है तो उसका भी मन भर आता है। वो अपने भाई रवि से कहती है, भाई बस इतनी सी ही बात है, ऐसा नहीं है, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो फिर वो तुम्हारे साथ हर रात वो सब कुछ करेगी जो कि तुम वहां जाकर के कमाटीपुरा में कर रहे थे। अब जैसे ही रवि ये सुनता है तो बहुत खुश होता है, उसके चेहरे पर हंसी और खुशी आ जाती है। अब वो पहले की तरह ही सामान्य जीवन जीने लगता है। रजनी और उसकी माँ अपने भाई के लिए रिश्ता खोजती है, लेकिन जितने भी रिश्ते वाले आते हैं वो वापस जाने के बाद शादी से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि लड़की वाले जब लड़के के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि रवि तो सही लड़का नहीं है, वो कमाटीपुरा जाया करता था। अब जैसे लड़की वालों को रवि के बारे में पता चलता है तो वो शादी से साफ इनकार कर देते हैं। अब ऐसे 6 से 7 महीना हो जाता है, लेकिन जितने भी लड़की वाले आते वो सब शादी से साफ मना कर देते। अब ऐसे में बहन रजनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं उसका भाई फिर से कमाटीपुरा ना जाने लगे, क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। जब उसकी पत्नी ही नहीं आ पाएगी तो आखिर हो ना हो वो एक ना एक दिन जरूर वहां पर जाएगा, और फिर पता नहीं इस बार उसका भाई बचकर भी आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए बहन, जिसे अपने भाई रवि की चिंता सताती है, अब वो ठान लेती है कि वो अपने भाई रवि के साथ वो सब कुछ करेगी जो कि रवि अपनी पत्नी के साथ और उन महिलाओं के साथ वहां जा कर के करता था। अब ऐसे ही रात का 11 साढ़े 11 बज रहा होता है। रजनी मन बना लेती है और वो ठान लेती है। इसके बाद रजनी कमरे में जाती है और अपने भाई रवि से कहती है कि देखो भाई रवि, हमें पता है कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितने भी रिश्ते आ रहे हैं वो सब तुम्हारे बारे में पता कर रहे हैं। उन्हें पता चल जा रहा है तुम ऐसी जगह जाते थे जहाँ पर अच्छे परिवार का कोई भी लड़का नहीं जाना चाहेगा। जैसे ही रवि ये सुनता है तो गुस्से से लाल हो जाता है। रजनी रवि के पास बैठ जाती है और फिर वो ऐसा कुछ करती है कि जैसे ही रवि देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। रजनी, जिसके कपड़े पूरे कमरे में बिखर जाते हैं, अब जब रवि की नज़र पड़ती है तो वो रजनी को देखता रह जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। इसके बाद रजनी और रवि में वही सब कुछ होता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन रजनी रवि को खुश करती रहती है और इधर रवि अपनी बहन रजनी के साथ स्वर्ग की सैर पर निकल चुका था। 7 साढ़े 7 हो जाता है, 8 साढ़े 8 हो जाता है, 10 साढ़े 10 बज जाता है, लेकिन दोनों कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो दोनों स्वर्ग की सैर कर रहे होते हैं। इधर परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता है कि रजनी रवि के कमरे में पूरी रात क्या कर रही थी और वो सुबह से कहीं भी दिखाई क्यों नहीं दे रही है। बहनें रजनी को आवाज़ देती हैं, लेकिन रजनी कहती है कि मैं रवि का कपड़ा प्रेस कर रही हूँ, मुझे समय लगेगा। बहनों को लगता है कि हो सकता है रजनी रवि का कपड़ा प्रेस कर रही हो, अब ऐसे में उसे इतना समय लग गया होगा, इसलिए वो कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन जब ऐसे ज़्यादा समय हो जाता है तो बहनें कमरे में आती हैं। अब जो मंजर वो अपनी आंखों से देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो रजनी से कहती हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, हम मम्मी को बता देंगे। रजनी कहती है कि देखो, हम पहले ही अपने पापा को खो चुके हैं, हम नहीं चाहते थे कि हम अपने भाई रवि को खोएं, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि वो अक्सर कमाटीपुरा जाया करता था और उन लोगों ने ही उसे कैद कर लिया था। अब ऐसे में अगर वो दोबारा वहाँ जाएगा तो हो सकता है कि वो लोग इसके साथ कुछ ऐसा करें कि हमें हमारा भाई दोबारा कभी ना मिले। और हमने बहुत कोशिश की रवि की शादी करवाने की, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। ऐसे में रवि को पत्नी सुख नहीं मिल पा रहा है, वो बहक सकता है, गलत दिशा में जा सकता है, गलत रास्ते पर चल सकता है। इसलिए हमने सोचा कि अगर घर में ही हम रवि को वो सब कुछ दे देंगे जिसके लिए रवि कमाटीपुरा जा रहा था और जिसके लिए रवि की हम शादी लगा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी शादी नहीं हो पाई, उसकी पत्नी घर पर नहीं। जब तक भाभी घर पर नहीं आ रही है तब तक हम रवि को स्वर्ग की सैर कराते रहेंगे। इसके बाद लगातार वैसे सब कुछ होता रहता है, लेकिन रजनी और उसकी बहनें
अपने भाई रवि के लिए रिश्ता भी खोज रही होती हैं। तभी उन्हें एक ऐसा परिवार मिल जाता है, एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है। वो लोग रवि से शादी करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी पेट से रहती है। अब ऐसे में जो रवि की होने वाली पत्नी रहती है, उसका बॉयफ्रेंड यानी कि रवि की होने वाली पत्नी जिसका नाम नीलू रहता है, उसका बॉयफ्रेंड शादी के दिन ही उसे छोड़ करके चला जाता है। अब ऐसे में परिवार की बहुत बदनामी होती है और भला ऐसी लड़की को कौन अपनाएगा जो कि पेट से हो। लेकिन रवि और उसके परिवार वाले उस लड़की को अपना लेते हैं। अब ऐसे में शादी की पहली रात रवि वो सब कुछ पीछे के दरवाजे से करता है जो कि शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ करते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। रवि अपनी पत्नी नीलू के साथ बहुत खुश रहता है। रवि का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है क्योंकि रवि जिसका एक बेटी और 2 बेटियां हो जाती हैं। रवि अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहा है। रवि ने अपनी बहनों की शादी भी अच्छे से बड़े ही धूमधाम से करा दी है। अब रवि की बहनें भी अपने अपने ससुराल की हो गई हैं। वो अक्सर अपने ससुराल में ही रहती हैं। इधर रवि की माँ भी बहुत खुश रहती हैं कौशल्या, क्योंकि उनकी बहू जो कि भले ही शादी से पहले वो सब कुछ कर ली हो और पेट से हो गई हो, लेकिन वो बहुत अच्छे स्वभाव की रहती है। अपने सास का, अपने पति का ध्यान रखती है और उस घर को स्वर्ग बना देती है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या विचार है? क्या रवि को नीलू से शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि नीलू तो पहले ही वो सब कुछ कर चुकी थी और वो पेट से थी? आप लोग अपनी अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप लोग इस प्रकार की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी खोज करके लाते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।